लीजिए सुनिए विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी विश्वास, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। स्वराज्य सोपान नामक दैनिक समाचार पत्र के संपादक अपने कमरे में बैठे हुए अपनी संपादकीय डाक देख रहे थे। उसी समय चपरासी ने उनका एक कार्ड लाकर दिया। कार्ड को देखकर संपादक जी ने कहा, उन्हें भेजो। चपरासी चला गया। थोड़ी देर पश्चात एक खद्दरधारी युवक कमरे में प्रविष्ट हुआ। संपादक को देखकर उसने दोनों हाथ जोड़कर वंदे कहा। संपादक जी मुस्कुराकर बोले, आइए शुक्ल जी, आप कब पधारे? युवक कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, कल शाम को आया था। संपादक जी विस्मय का भाव दिखाते हुए बोले, अच्छा, ठहरे कहाँ? एक धर्मशाला में ठहर गया हूं। ये क्यों? यहीं क्यों न चले आए? बात यह है कि कल समय बहुत हो चुका था। मैंने सोचा ऑफिस बंद हो गया होगा। ऑफिस बंद हो गया था तो क्या खुल नहीं सकता था? हाँ, खुल तो सकता था, परंतु मैंने सोचा क्यों असुविधा उत्पन्न करूं। असुविधा की कौन बात थी? खैर, अब आप यहां आ जाइए। यहां 2 कमरे बिल्कुल खाली पड़े हैं, आप उन्हीं में डेरा जमाइए। अच्छी बात है। तो असबाब कब लाओगे? आज किसी समय ले आऊंगा। आप कहाँ रहते हैं? मैं भी निकट ही रहता हूं, यहां से 5 मिनट का रास्ता है। तब तो बड़ा अच्छा है। और कोई बात? बस, और कौन बात है। कल से कार्य आरंभ करूंगा। कल से आरंभ करना चाहे परसों से, कोई जल्दी नहीं है। 1-2 दिन आराम कर लो। आराम तो करता ही था। आराम से तबीयत उबी हुई है। काम करने को जी चाहता है। संपादक जी हंसकर बोले, ये बात है। अच्छा, तो जब से इच्छा हो तब से आरंभ कर दो। कल ही से करूंगा। कल ही से सही। शुक्ल जी उसी दिन संध्या समय सीआईडी इंस्पेक्टर के पास पहुंचे। इंस्पेक्टर ने उन्हें एकांत में ले जाकर पूछा, आप कब आए? शुक्ल जी ने कहा, मैं कल आया था। मेरा पत्र आपको मिल गया था? इंस्पेक्टर ने पूछा। जी हाँ, उसी के अनुसार मैंने यहां आना निश्चित किया। अच्छा, तो यहां आपको क्या करना होगा ये तो आप जानते ही हैं। जी हाँ, उसमें से पहला काम तो मैं पूरा कर चुका। कौन सा? मैंने स्वराज्य सोपान में सहकारी संपादक का स्थान प्राप्त कर लिया। अच्छा, शाबाश। तब फिर अन्य बातें सरल हो गईं। जी हाँ, मैं एक बार फिर समझा दूं। आप संपादक पर अपनी दृष्टि रखिए। उनके विचार कैसे हैं, उनके पास कौन कौन आदमी आते हैं, उनका पत्र व्यवहार किनसे होता है और किस संबंध में होता है, इसका पता रखिएगा। संपादक जी जब कभी बाहर जाएं तो इस बात का पता लगाकर कि वो कहाँ जा रहे हैं, उसकी सूचना तुरंत मुझे या मेरे सहकारी को, जो उस समय यहां मौजूद हो, दीजिए। इसके अतिरिक्त और जो कुछ आप अपनी बुद्धि और समझ से कर सकें वो कीजिएगा। बहुत अच्छा। एक बात का ध्यान रखिएगा, अपना भेद किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो आपका कितना ही घनिष्ठ मित्र क्यों न हो, कभी मत दीजिएगा। सीआईडी विभाग का पहला सिद्धांत यह है कि अपने अफसरों तथा सहकारियों के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति को अपना भेद न दे, चाहे वो अपना मित्र हो अथवा रिश्तेदार। ये बातें मैं समझता हूं। समझने को तो बहुत से लोग समझते हैं, पर उनके अनुसार कार्य नहीं करते। बहुतेरे तो इतने गधे होते हैं कि अपने को सीआईडी का आदमी प्रकट करने में कुछ गर्व का अनुभव करते हैं। इस काम में सफलता तभी मिलती है जबकि किसी को आपके असली व्यक्तित्व और इरादों का पता न चले। बिल्कुल ठीक है, आप निश्चिंत रहें। जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। तो बस अब मैं निश्चिंत हूं। आप जब कोई आवश्यक बात हो, जैसे कोई नया आदमी संपादक के पास आवे और उस पर आपको संदेह उत्पन्न हो, अथवा कोई ऐसा पत्र मिले जिसमें कोई संदेह की बात हो, तो उसकी सूचना मेरे दफ्तर में दीजिएगा। बहुत अच्छा। शुक्ल जी चलने के लिए उद्यत हुए। इंस्पेक्टर ने खड़े होकर कहा, ये तो शायद आपको मालूम ही है कि इस नगर में आपका सहकारी कोई नहीं है और मैं तथा मेरे सहकारी आपके अफसर हैं। यहाँ की स्थानीय सीआईडी? इंस्पेक्टर शुक्ल जी का वाक्य पूरा होने के पूर्व ही बोल उठा, यहाँ के स्थानीय सीआईडी से आपका कोई संबंध नहीं है। उनके लिए आप उतने ही अपरिचित हैं जितने कि एक साधारण आदमी के लिए। आप केवल ये 2 बातें याद रखें। एक तो ये कि आप यहाँ अकेले हैं, आपका कोई सहकारी नहीं है, और मैं और मेरा सहकारी आपके अफसर हैं। ये मैं पहले बतला चुका हूं कि अपना रहस्य अपने सहकारी तथा अफसरों को छोड़कर किसी पर प्रकट न कीजिए।
तो इससे क्या नतीजा निकला? यही कि आप और आपके सहकारी के अतिरिक्त यहां और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिस पर मैं अपना व्यक्तित्व तथा अपनी नीति प्रकट करूं। ठीक, अब आप अपना कार्य आरंभ करें। शुक्ल जी को स्वराज्य सोपान में कार्य करते हुए 3 मास व्यतीत हो गए हैं। पत्र संपादक शुक्ल जी से यथेष्ट स्नेह करने लगे हैं। संध्या समय कार्य से छुट्टी पाकर शुक्ल जी बहुधा संपादक जी के घर पर पहुंच जाते हैं और बहुधा भोजन भी वहीं करते हैं। संपादक जी के 2 छोटे बच्चे उनसे हिल गए हैं। शुक्ल जी बहुधा उनको खिलाया करते हैं। एक दिन संध्या समय शुक्ल जी संपादक के मकान पर पहुंचे। उन्होंने संपादक जी के कमरे में पहुंचकर आवाज दी, शांति, क्या कर रही है? उनकी आवाज देते ही एक 5 वर्षीय बालिका घर के भीतर से दौड़ी आई और चाचा चाचा कहकर उनसे लिपट गई। शुक्ल जी ने उसे गोद में उठा लिया और बोले, क्या कर रही थी? लड़की ने कहा, कुछ नहीं, बैठी थी। खाना खा लिया? हाँ। पिताजी क्या कर रहे हैं? नहा रहे हैं। शुक्ल जी बालिका को गोद में लिए बाहर आ गए। कमरे के सामने कुछ थोड़ी सी खुली भूमि थी। वहां खूब पानी छिड़का हुआ था और 3-4 कुर्सियां पड़ी हुई थीं। शुक्ल जी एक कुर्सी पर बैठ गए। बालिका थोड़ी देर पश्चात भीतर चली गई। बालिका के भीतर जाने के 5 मिनट पश्चात संपादक जी बाहर आए और बोले, कहिए शुक्ल जी, क्या है? कुछ नहीं, ऐसे ही चला आया। भोजन कर चुके? जी हाँ। ना किया हो तो यहां तैयार है, कर लो। नहीं, मैं खा पी कर आया हूं। अच्छा, तो फिर बैठो, मैं भोजन करके अभी आता हूं। हाँ हाँ, आप भोजन कराइए, मैं बैठा हूं। संपादक जी चले गए। 20 मिनट के पश्चात संपादक जी बाहर आए और शुक्ल जी के पास कुर्सी पर बैठ गए। नौकर ने पान दिए। पान खाकर संपादक जी पेट पर हाथ फेरते हुए बोले, आज शाम की डाक से मुझे एक पत्र मिला है। उस पत्र के अनुसार मैं कल शाम को 3-4 दिन के लिए बाहर जाऊंगा। शुक्ल जी ढीले ढाले बैठे थे। संपादक जी की बात सुनकर सजग हो गए। उन्होंने उत्सुकतापूर्वक पूछा, कहाँ जाइएगा? बनारस जाऊंगा। कुछ काम है? हाँ, वहां मेरे एक संबंधी है, उनके यहाँ विवाह है। बच्चे भी जाएंगे? नहीं, बच्चों को ले जाना झंझट है। गर्मी बहुत पड़ रही है, अकेला ही जाऊंगा। अच्छी बात है, हो आइए। मुख्यलेख और टिप्पणियां आपको लिखनी पड़ेंगी। लिख लूंगा। अन्य सब कार्य तो उपसंपादक लोग कर ही लेंगे। आप निश्चिंत रहें, सब हो जाएगा। मुझे अधिक से अधिक 4 दिन लगेंगे, जिसमें एक दिन के लिए अर्थात परसों के लिए तो मैं मुख्य लेख दे ही जाऊंगा और हो सका तो टिप्पणियां भी लिख दूंगा। शेष 3 दिन आपको सब लिखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, टिप्पणियां तो बहुधा मैं ही लिखता हूं। रह गया केवल मुख्य लेख, सो 3 दिन की तो बात ही है। हाँ, लेख उतने अच्छे ना होंगे जितने आपके होते हैं। नहीं, आप भी अच्छा लिखते हैं। आपने अभी तक 2 मुख्य लेख लिखे, दोनों अच्छे थे। अजी, अभी मुझे लिखना विखना आता ही कहाँ है। हाँ, आपकी सेवा में कुछ दिन रहने का अवसर मिला तो कुछ सीख जाऊंगा। कल किस ट्रेन से जाइएगा? रात में 10 बजे के लगभग एक ट्रेन जाती है, उसी से जाऊंगा। आपके संबंधी वहां किस मोहल्ले में रहते हैं? ठठेरी बाजार में रहते हैं। क्यों? मैं भी कुछ दिन बनारस में रहा हूं। मैंने सोचा कदाचित मैं उन्हें जानता हूं। वो कोई प्रसिद्ध आदमी तो है नहीं, साधारण आदमी है। बर्तनों की दुकान करते हैं। बर्तन वाले तो कई मेरे परिचित हैं। उनका नाम क्या है? संपादक जी ने नाम बता दिया। शुक्ल जी कुछ क्षण तक सोचकर बोले, उन्हें मैं नहीं जानता। इसके पश्चात थोड़ी देर इधर उधर की बातचीत करके शुक्ल जी बोले, अच्छा, तो अब जाता हूं, टहलता हुआ ऑफिस चला जाऊंगा। अच्छी बात है, जाओ। मैं भी अब ऊपर छत पर जाकर लेटता हूं। 8 तो बजा होगा। शुक्ल जी अपनी रिस्ट वॉच देखकर बोले, हाँ, 8:10 हुए हैं। वहां से चलकर शुक्ल जी सीधे खुफिया पुलिस इंस्पेक्टर के पास पहुंचे। उन्हें देखकर इंस्पेक्टर ने पूछा, कहो, क्या समाचार है? समाचार ये है कि कल संपादक जी बनारस जाएंगे, 10 बजे रात की गाड़ी से। किस काम से जा रहे हैं? उनका कथन तो ये है कि कोई विवाह है, उसमें जा रहे हैं। कहाँ ठहरेंगे? शुक्ल जी ने पूरा पता बता दिया। इंस्पेक्टर ने कुछ देर चुप रहकर कहा, 3 महीने आपको हो गए, आपने अभी तक कोई ऐसी बात न बताई जिससे कुछ काम निकलता। कोई ऐसी बात ही नहीं हुई, होती तो बताता। हुई क्यों ना होगी, पर जान पड़ता है आपको पता नहीं चलता। ये तो असंभव है। मैं ऑफिस में ही रात दिन रहता हूं, प्रत्येक आदमी को देखता रहता हूं, जितनी चिट्ठियां आती हैं उन्हें भी पढ़ता हूं। केवल संपादक जी की व्यक्तिगत डाक मुझे पढ़ने को नहीं मिलती।
वही तो खास चीज है। इंस्पेक्टर ने मेज पर हाथ मारकर कहा। वो तो मुझे देखने को मिल ही नहीं सकती। जरूरत उसे ही देखने की है। साधारण संपादकीय पत्रों में क्या धरा है? देखिए, चेष्टा करूंगा। इस विभाग में आपकी उन्नति तभी हो सकती है जब आप कोई काम करके दिखाइएगा। चेष्टा तो मैं ऐसी ही कर रहा हूं। आपको 3 महीने की मोहलत और दी जाती है। यदि इतने समय में आपने कोई काम न किया तो फिर आपको यहां रखना व्यर्थ होगा, समझे? हाँ, समझ गया, चेष्टा करूंगा। अच्छी बात है, जाइए। संपादक जी के बनारस जाने के 2 दिन पश्चात शुक्ल जी महाराज पुनः इंस्पेक्टर के पास पहुंचे। इंस्पेक्टर ने उन्हें देखकर किंचित उत्सुकतापूर्ण स्वर में कहा, कहिए, कोई नई बात? शुक्ल जी ने स्वराज्य सोपान का ताजा अंक उनके सामने रख दिया और कहा, इसका मुख्य लेख पढ़ जाइए। इंस्पेक्टर ने मुख्य लेख पढ़ा। लेख पढ़ चुकने के पश्चात उसने कहा, लेख तो बहुत ही कड़ा है। इसके कारण तो संपादक निश्चय फंस जाएगा। तो बस ठीक है, इसीलिए तो लिखा ही गया है। किसने लिखा है? मैंने। अच्छा। जी हाँ, उस दिन आपने कहा था कि कुछ काम करके दिखलाओ, सो फिलहाल मुझे यही सूझा। संपादक जी बाहर गए हुए हैं, आजकल मैं ही लिखता हूं। मैंने सोचा ये अच्छा मौका है। इंस्पेक्टर ने किंचित मुस्कुराकर कहा, खूब, परंतु इससे नतीजा? शुक्ल जी ने सोचा था इंस्पेक्टर उनकी इस कार्यकुशलता पर बहुत प्रसन्न होगा, परंतु जब उसने उपरोक्त प्रश्न किया तो शुक्ल जी का मुंह उतर गया। उन्होंने लड़खड़ाती हुई जिह्वा से कहा, नतीजा? हाँ, और क्या? इससे इसके अतिरिक्त और क्या होगा कि संपादक को 1-2 साल की सजा हो जाएगी, बस। और आप क्या चाहते हैं? खाली संपादक को जेल हो जाने से हमारा कार्य सिद्ध नहीं होता। हम तो ये चाहते हैं कि हमें उनके उन साथियों और मित्रों का पता लगता जिनके विचार राजविद्रोहात्मक हैं। संपादक के जेल जाने से ये बात न हो सकेगी। शुक्ल जी हतबुद्धि होकर इंस्पेक्टर का मुंह ताकने लगे। इंस्पेक्टर ने कहा, अब आप मेरा मतलब समझे? शुक्ल जी अपने शुष्क ओठों पर जिह्वा फेरते हुए बोले, जी। कुछ क्षण तक सोचकर इंस्पेक्टर ने कहा, खैर, अब तो जो होना था हो गया, परंतु अब भी आपके लिए यथेष्ट समय है। इस लेख के संबंध में संपादक को सजा होने में 3-4 महीने लग जाएंगे, संभव इससे अधिक भी लग जाए। अतएव आप अपना कार्य जारी रख सकते हैं। शुक्ल जी की जान में जान आई। उन्होंने दांत निकालकर कहा, हाँ, ये बात तो है, अभी तो काफी समय है। संपादक जी ने स्वराज्य सोपान का अंक मेज पर रखते हुए कहा, लेख तो बहुत सुंदर रहा, परंतु कुछ बातें इसमें ऐसी आ गई हैं जिन पर यदि सरकार चाहे तो मुकदमा चला सकती है। शुक्ल जी ने कहा, चला सकती है तो चलावे। मैं इस बात से जरा भी भय नहीं खाता। मैं तो प्रत्येक समय जेल जाने के लिए तैयार रहता हूं। संपादक ने हंसकर कहा, परंतु इस मामले में तुम्हें नहीं, मुझे जेल जाना पड़ेगा। क्यों? शुक्ल जी ने अत्यंत विस्मित होने का भाव दिखाते हुए पूछा। इसलिए कि पत्र का संपादक, प्रकाशक, मुद्रक सब कुछ मैं ही हूं। परंतु लेख तो मैंने लिखा है। तो इससे क्या हुआ? प्रथम तो उसमें तुम्हारा नाम नहीं है, दूसरे उसका उत्तरदाता तो मैं ही हूं। शुक्ल जी ने सिर झुका लिया और बहुत सुस्त हो गए। संपादक ने शुक्ल को प्रोत्साहित करने के अभिप्राय से कहा, कोई अधिक चिंता की बात नहीं है, जो कुछ होगा देखा जाएगा। शुक्ल जी रोनी सूरत बनाकर बोले, यदि आप पर कुछ आंच आई तब तो मुझे बड़ा ही अफसोस होगा। अफसोस होने की कौन सी बात है, बहुत होगा, 1-2 साल की सजा हो जाएगी, सो काट आऊंगा। जब ओखली में सिर डाला तो मूसल का क्या भय? अजी, आप मुझे आगे कर दीजिएगा, मैं साफ साफ कह दूंगा कि लेख मैंने लिखा है। ये कैसे हो सकता है? प्रथम तो इससे मैं बच नहीं जाऊंगा, और यदि बच भी सकता तब भी मैं ऐसा न करता। हमारी ये नीति नहीं है, और हमारी ही क्या, किसी भी अच्छे संपादक की ऐसी नीति नहीं हो सकती। तब तो बड़ा बुरा हुआ। कुछ बुरा नहीं हुआ, जो कुछ हुआ सब अच्छा हुआ। ऊपर से कहने को तो संपादक जी ने कह दिया, परंतु मन में वो शुक्ल जी की इस नालायक हरकत पर बहुत ही कुढ़े। परंतु अपना रोष उन्होंने इसलिए प्रकट नहीं किया कि कहीं शुक्ल जी उन्हें भीरू तथा कायर न समझें। इसी समय संपादक जी के एक मित्र आ गए। उन्होंने कमरे में प्रवेश करते ही कहा, कल के अंक में तो बड़े जोर का अग्रलेख लिख मारा। संपादक जी किंचित मुस्कुराकर बोले, आपको पसंद आया? मित्र महोदय कुर्सी पर बैठते हुए बोले, मुझे ही क्या, सभी को पसंद आया। आपको पता हो या ना हो, कल हरकारों ने दूने दाम पर अंक बेचे हैं। संपादक जी का सारा रोष हवा हो गया। प्रसन्नता के मारे गदगद होकर बोले, अच्छा जी, लेख भी तो गजब का लिखा है,
मैंने तो उसे 3-4 बार पढ़ा, खूब लिखा है, वाह वाह। संपादक जी ने कहा, वो लेख शुक्ल जी का लिखा हुआ था। यद्यपि ये कहते हुए संपादक जी को थोड़ा अफसोस हुआ, परंतु वे इतने संकीर्ण हृदय भी नहीं थे कि शुक्ल जी को धता बताकर सारा यश स्वयं लूट लेते। मित्र महोदय शुक्ल जी की ओर देखकर बोले, अच्छा, तब तो और भी कमाल की बात है। शुक्ल जी, आप तो छिपे रुस्तम निकले। शुक्ल जी दांत निकाल कर बोले, हाजी मैं क्या हूं, ये सब संपादक जी की शिक्षा का फल है। हाँ, फिर इनकी शिक्षा ऐसी वैसी थोड़ा ही हो सकती है। इस समय आपके जोड़ का संपादक हिंदी में और है कौन? संपादक जी ने संतोष की श्वास छोड़कर मन में सोचा, चलो, मूल यश तो हम ही को प्राप्त है। इस विचार ने संपादक जी के हृदय की संकुचित उदारता को बाहर की ओर ठेला। अतः उन्होंने कहा, शिक्षा ग्रहण करने के लिए शिष्य में योग्यता भी तो होनी चाहिए। शुक्ल जी में योग्यता है, इसलिए इन्होंने शिक्षा को शीघ्र ग्रहण कर लिया। बहुत से तो ऐसे होते हैं कि वर्षों सीखने पर भी उन्हें एक वाक्य लिखना नहीं आता। मित्र ने गंभीरतापूर्वक कहा, यही बात है, जब गुरु और चेला दोनों योग्य होते हैं तभी कुछ होता है। उपयुक्त घटना हुए 2 मास व्यतीत हो गए। शुक्ल जी के लेख की चर्चा 8-10 दिन रही। इसके पश्चात क्रमशः लोग उसे भूल गए। एक दिन प्रातःकाल पुलिस ने संपादक जी का घर और स्वराज्य सोपान का दफ्तर घेर लिया। दोनों स्थानों की तलाशी लेने के पश्चात पुलिस संपादक जी को गिरफ्तार करके ले गई। अपराध वही, पत्र में राजविद्रोहात्मक लेख लिखने का लगाया गया। संपादक जी उसी दिन जमानत पर छुड़ा लिए गए। उचित समय पर उनका विचार आरंभ हुआ। हुक्म सुनाए जाने के 4 दिन पूर्व संपादक जी ने शुक्ल जी से कहा, शुक्ल जी, मैं तो अब जेल जा रहा हूं। शुक्ल जी घबराहट का भाव दिखाते हुए बोले, ये क्या निश्चित है? बिल्कुल। ये आपने कैसे जाना? अरे भाई, ये तो स्पष्ट बात है। जैसी परिस्थिति है उसके देखते हुए तो बचना असंभव ही है। आगे ईश्वराधीन है। हाँ, तो मेरी अनुपस्थिति में पत्र का समस्त भार आप ही पर रहेगा। शुक्ल जी चकित होकर बोले, मुझ पर रहेगा? हाँ, आप पर रहेगा। मुझे अन्य कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता जिस पर मैं पूर्ण विश्वास कर सकूं। शुक्ल जी मूर्तिवत बैठे संपादक जी का मुंह ताकते रहे। संपादक जी कहते गए, अधिक से अधिक 2 वर्ष की सजा होगी। 2 वर्ष तक सब आप ही को करना होगा। यदि कोई योग्य सहकारी मिल जाए तो उसे रख लीजिएगा। उपसंपादक 2 हैं ही, बस काम चलता रहेगा। और एक दया कीजिएगा, जब तक मैं छूट ना आऊं तब तक कोई लेख ऐसा न लिखिएगा जो सरकार की दृष्टि में आपत्तिजनक हो, क्योंकि यदि आप भी जेल में पहुंच गए तो यहां का सब काम चौपट हो जाएगा और घर की देख रेख भी आप ही रखिएगा। वैसे तो मैंने अपने एक रिश्तेदार को लिख दिया है, वो कल परसों तक आ जाएंगे, परंतु निरीक्षण आपका ही रहेगा। वो केवल घर का प्रबंध संभाले रहेंगे। शुक्ल जी मौन बैठे रहे। संपादक जी ने कहा, आप तो गुमसुम बैठे हैं, कुछ हाँ नहीं तो कहिए। शुक्ल जी बोले, हाँ नहीं क्या कहूं। मुझे जब ये ध्यान आता है कि केवल मेरे कारण आप पर ही मुसीबत पड़ी। इसका ध्यान आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। ये कार्य ही ऐसा है, इसमें मनुष्य का एक पैर जेल खाने में ही रहता है। आपका कोई अपराध नहीं, आपके लेख से पत्र को लाभ ही पहुंचा। जब से वो लेख निकला तब से ग्राहक संख्या बढ़ गई है। मुझे तो बड़ा अफसोस है। आपका अफसोस बेकार सा है, हम लोगों का तो ये काम ही है। कल मैं आपको संपादक, मुद्रक और प्रकाशक बनाने के लिए डिक्लेरेशन दिलवा दूंगा, बस फिर मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। शुक्ल जी का कलेजा धड़कने लगा। इस वार्तालाप के पश्चात शुक्ल जी इंस्पेक्टर साहब से मिले और उन्होंने सब वृत्तांत उसे सुनाया। इंस्पेक्टर ने कहा, आप कदापि इस झंझट में न पड़िएगा, अन्यथा आप सीआईडी विभाग से अलग कर दिए जाएंगे। परंतु यदि मैं इस समय स्वीकार न करूंगा तो पत्र के बंद हो जाने का भय है। बड़ी सुंदर बात है, हम तो ये चाहते ही हैं कि पत्र बंद हो जाए। परंतु कल संपादक जी मेरे नाम से डिक्लेरेशन देने वाले हैं। आप स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दीजिए। मैं जिस परिस्थिति में हूं उसको देखते हुए तो ये बहुत कठिन है। परिस्थिति कुछ नहीं, आप ये काम मत कीजिएगा, ना हो कुछ बहाना करके टल जाइए। कहाँ टल जाऊं? कहीं बाहर चले जाइए। शुक्ल जी बोले, अच्छा, चेष्टा करूंगा। इंस्पेक्टर ने किंचित कर्कश स्वर में कहा, यह कहिए कि ऐसा ही होगा। इंस्पेक्टर का ये कथन शुक्ल जी को बुरा लगा। उन्होंने कहा, इस प्रकार एकदम से भाग जाने से लोग मुझे क्या कहेंगे और संपादक जी क्या समझेंगे? ओफो, आप तो बड़े सहृदय मालूम होते हैं। ऐसा ही था तो आपने लेख लिखकर उन्हें फंसाया ही क्यों? मैंने तो आपसे लेख लिखने के लिए कहा नहीं था।
इंस्पेक्टर ने व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा। शुक्ल जी कुछ उत्तर न दे सके। उन्होंने अपना सिर झुका लिया। इंस्पेक्टर पुनः बोला, इस विभाग में सहृदयता काम नहीं देती। इसमें तो बस जो आपसे कहा जाए उसे आंखें बंद करके कीजिए, तभी आप उसमें टिक सकेंगे और उन्नति कर सकेंगे। शुक्ल जी ने सोचकर कहा, अच्छी बात है। शुक्ल जी इंस्पेक्टर के पास से चले आए। रात में बड़ी देर तक शैया पर पड़े पड़े शुक्ल जी इस समस्या पर विचार करते रहे। एक ओर उन्हें संपादक जी की सरलता, अपने ऊपर उनके स्नेह तथा विश्वास का विचार आता रहा। दूसरी ओर इंस्पेक्टर की क्रूरता, स्वार्थ तथा हृदयहीनता का ध्यान आता रहा। शुक्ल जी ने सोचा, इंस्पेक्टर और संपादक जी में से कौन सा स्वामी श्रेष्ठ है। एक तो हम पर इतना विश्वास और स्नेह करता है कि यद्यपि हमारे द्वारा ही वो जेल जा रहा है, तथापि वो अपना सर्वस्व हमें सौंप कर जा रहा है। दूसरी ओर ऐसा स्वामी है जो प्रथम श्रेणी का स्वार्थी है, जो चेष्टा शब्द कहने पर तोते की तरह आंखें बदल लेता है, जिसकी बातचीत हुकूमत और धमकी से पूर्ण रहती है, जो हम पर पूर्णतया विश्वास नहीं करता, जो जरा सी भूल होने पर हमारा शत्रु बन सकता है। दूसरे दिन शुक्ल जी से संपादक जी बोले, आज तुम्हारी ओर से डिक्लेरेशन दाखिल हो जाना चाहिए। शुक्ल जी ने कहा, अच्छी बात है। उसी दिन डिक्लेरेशन फाइल कर दिया गया। डिक्लेरेशन फाइल होने के तीसरे दिन हुक्म सुनाया गया। संपादक जी को 1.5 साल की सजा तथा 200 रुपये जुर्माना हुआ। संपादक जी के जेल चले जाने के पश्चात शुक्ल जी ने स्वराज्य सोपान का संपादन बड़ी योग्यतापूर्वक किया। डिक्लेरेशन फाइल होने के एक दिन पूर्व शुक्ल जी इंस्पेक्टर से मिले थे। तब से वो उससे नहीं मिले। एक दिन रास्ते में उससे मुठभेड़ हो गई। इंस्पेक्टर ने मुस्कुराकर व्यंग्यपूर्वक कहा, अब तो आप पूरे देशभक्त बन गए। जी हाँ, आप अपना मतलब कहिए। मेरा मतलब, वो भी आपको जल्द मालूम हो जाएगा। अफसोस केवल इतना है कि एक दिन आपको भी जेल की हवा खानी पड़ेगी। उसके लिए तो मैं स्वयं तैयारी कर रहा हूं, केवल संपादक जी के आने की देर है। अच्छा, इंस्पेक्टर ने आश्चर्य से पूछा, आपको शक भी है क्या? आखिर आपकी बातों में आकर मैंने जो पाप किया है, मुझे उसका प्रायश्चित भी तो करना है। बिना जेल गए प्रायश्चित होगा नहीं। अच्छा, तो जेल जाने के लिए क्या कीजिएगा? कुछ नहीं, जैसा एक लेख पहले संपादक जी को फंसाने के लिए लिखा था, वैसा ही एक बार फिर लिख दूंगा और संपादक जी के छूटने के ठीक 2 महीने पूर्व लिखूंगा। यदि आप हमारा काम करते रहते तो ये नौबत काहे को आती? इस समय चैन करते होते। भगवान उस चैन से बचावे। उस चैन से यही बेचैनी कहीं अच्छी है। इतना कहकर शुक्ल जी चल दिए। इंस्पेक्टर होठ चबाते हुए उनकी ओर ताकता रह गया। अभी आप सुन रहे थे विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी विश्वास, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।